हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की तरफ से आप सबको राम राम। जोर से बोलना होता है, राम राम। भाई जो मैंने आपको दिया वो वापस तो चाहिए ना मुझे। तो एक बार जोर से बोलो, राम राम हरियाणा की तरफ से। देखिए, वैसे तो जितने भी सुबह से वक्ता बोले हैं सारी बातें बोल दी। उन्होंने मुझे बोल दिया तो आग्रह था उनका, एक चीज सोचने की है। जो पिछले 10 से 12 साल सब कुछ छोड़ने के बाद, नौकरी वोकरी छोड़ने के बाद लग रहा था कि ये खेल जो है, जो हमने वो महानुभाव है ना, ये इतने हरामी हैं। वेद से विवेकानंद की बात करते हैं लेकिन वेद का नहीं पता क्या है वेद। जो सनातन परंपरा प्राकृतिक रूप से जिंदगी जीने की बात करती है, उनको ये ठोक ठोक के मार के कहते वेद की बात है। वेद में कहीं लिखा जबरदस्ती किसी को मार दो, क्योंकि उन्हें पढ़े ही। मैं वैदिक परंपरा का वाहक हूं, मैं वैदिक परंपरा को जीने वाला हूं, मैं बता सकता हूं कहां पे क्या लिखा है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन ये नहीं कहा तो ये कह रहे हैं। जब भी आप अगर अपनी किसी समस्या को समझना चाहते हो तो एक सबसे बड़ी बात यह है, 3 स्थितियां हैं। कुछ लोगों को हमें लगता है कि वो आदमी बड़ा भविष्य वक्ता है। हमें बहुत लोगों ने कहा कि देवेंद्र बलहारा भविष्य बताता है। हमने जब समझा तो भविष्य कौन बताता है? 3 स्थितियों में आदमी जीता है, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। जो व्यक्ति दृष्टि अपनी लंबी रखता है, जो भूतकाल की परिस्थितियों को जानता है, भूतकाल की परिस्थितियों का परिणाम वर्तमान में है, और भूतकाल और वर्तमान की दोनों स्थितियों को मैच करके वो एनालिसिस करता है कि ये दोनों स्थितियां भविष्य में कहां जाने वाली हैं, और वो बता देता है। और लोग जिनको देवेंद्र भाई अपने मनोविज्ञान की भाषा में 85% लिसनर और फॉलोवर बोलते हैं, वो कह देते हैं कि ये तो भविष्य बताता है, जबकि वो भविष्य नहीं बताता। वो तो पिछले पूरे के पूरे सिनेरियो को आपके सामने रख देता है कि ऐसा था, ऐसा है और आगे ऐसा होगा। मैं खेती पे काम कर रहा हूं, जितने वायरस की बात भाई ने की है ना, उस वायरस को आप एक बार देखो। पिछले 22 साल में 18 वायरस आए हैं। 1999 से 2000 के आसपास वायरस आना शुरू हुए थे लगातार, और उसी समय ऐसी बहुत सी चीजें हुई। दुनिया भर का जहर खेतों में आया, और दुनिया भर का जहर समाज में आया दवाई के नाम पे। और उसी समय कमाल और हुआ, नपुंसकता और बांझपन भी आया। मेरे मामा जी बैठे हैं पीछे। 2015 में मैं यहां आया था और 5-6 महीने रहा, तो इनके साथ में IVF सेंटर पे काम करने वाले डॉक्टर्स से मिला। और जब उन डॉक्टर्स से मिला तो उस समय मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका जो परिणाम है वो परिणाम कितना खतरनाक है। वहां से पूछा, जब एक डॉक्टर है, अब मेरे को नाम याद नहीं है कि क्योंकि मुंबई में कहां कौन से डॉक्टर थे, लेकिन 70-75 साल के आध्यात्मिक आदमी थे। मैंने उनको इसलिए पूछा क्योंकि उनके हाथ में उपनिषद थी कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि IVF सेंटर्स पिछले 20 साल में 100% बढ़े हैं। अगर 2000 के आसपास एक सेंटर था तो आज 100 है। और ये खतरनाक स्थिति आज बनी। सुबह सुबह हम गांधी भाई हैं, उनके घर बैठे थे, बात कर रहे थे। पता उन्होंने क्या कहा? बोले 2500 IVF सेंटर है मुंबई में। ये स्थिति बनती कैसे है, ये सोचिए एक बार। 2009 में मनमोहन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भारत का 43% बच्चा कुपोषण में है। 2015 में हरियाणा सरकार कहती है 63% बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषित हैं, 57% बच्चे 5 से 15 साल तक के कुपोषित हैं, और उससे आगे जवानी की तरफ बढ़ने वाला जो देश का भविष्य पैदा करेगा वो नौजवान, वो 53% कुपोषित है। जो 6 साल पहले जो केवल 43% बच्चा था, आज वो 63% कुपोषण में है। तो कहां महाराणा प्रताप पैदा हो जाएंगे, कहां महावीर स्वामी पैदा होंगे, कहां दयानंद पैदा होंगे? हम इस अंधी दौड़ में जितने दौड़े हैं, हमें पता ही नहीं कि वह हमारे साथ हो क्या गया।
2020 में भारत सरकार कहती है 40% नपुंसकता बांझपन है युवाओं में। और जिसकी बात ये पूरे महानुभाव जो यहां लाए, एक लंबी लाइन है लड़ने वालों की, समाज के लिए जागने वालों की, जगाने वालों की, वो सुबह से कह रहे हैं कि डिपॉपुलेशन डिपॉपुलेशन। अरे वो तो कर चुके, 40% तो हो चुका, आगे कुछ नहीं होगा तो हो गया ना डिपॉपुलेशन। अब जो ये स्थिति है, इसको मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं खींचते हुए एक ही बात कहूंगा। कुछ लोगों को क्राइसिस की बात नजर आ रही होगी बहुत दूर दूर तक, तो एक क्राइसिस के बारे में मैं 1-2 मिनट और बात करूं। श्रीलंका क्राइसिस आया है, फूड क्राइसिस, सबने सुना होगा, लगभग सुना होगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी हंसी की है। जैसे यहां पे ताली बजा रहे थे तो बोला कि ऐसे मत करिए ऐसे करिए। अब मैं सोच रहा था गड़बड़ है, हरियाणा में ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते तो हाँ है और ऐसे कर दिया तो ना है। तो मैं थोड़ी देर तक तो कंफ्यूज था, चलो ठीक है, जैसी स्थिति अच्छी है। तो जो श्रीलंका का क्राइसिस है उसको एक बार उस दृष्टि से सोचिए। जो ये टीम, ये खतरनाक आदमी जो फालतू में सरदर्द कर रहे हैं लोगों को, उनके तरीके से सोचिए। होता ये है, श्रीलंका बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो इकोनॉमी भी छोटी है, और पूरी दुनिया पे फार्मा इंडस्ट्री और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो खतरनाक हड़जड़ केमिकल वाली इंडस्ट्री कब्जा मारे बैठी है। तो उनको ये लगा पिछले 10 से 12 साल में, 15 साल में, और खासकर अगर एक मैं बात कहूं भारत और भारतीय लोगों से जुड़े हुए एरिया में, चाहे वो पूरी दुनिया में हो, एक नाम ने तहलका मचाया है, राजीव दीक्षित ने। और वो नाम ऐसा है जिसने पूरी दुनिया के सिनेरियो बदलने की राह बना दी है, चाहे मैं हूं, चाहे यहां पे कितने भी लोग बैठे हो। तो एक वो विचार इतना पड़ा कि ये जो लॉबी है ना, फार्मा लॉबी और ये जहर वाली लॉबी खेतों की, इसके अंदर एक खलबली आई कि कैसे रोका जाए। तो रोकने की तो एक ही बात है इनके पास, वो षड्यंत्र रचे जाए, झूठ फैलाया जाए, अफवाह फैलाई जाए। तो इन्होंने पकड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे छोटा देश। अगर मान के चलो वो जैसे ये भी है, श्रीलंका में बोल दिया। श्रीलंका में क्या बोला कि एकदम केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती कर दो, पूरा श्रीलंका ऑर्गेनिक। और लोगों ने क्या किया, जहर एकदम छोड़ दिया। अब ये तो वही बात हो गई, जहर तो छुड़वा दिया और विकल्प कुछ दिया नहीं। अगर केमिकल छोड़ा है, उसकी एनर्जी खाई है, तो उसको कुछ देना तो पड़ेगा ना मिट्टी को। ये तो वैसे ही हो गया, बोला रोटी छोड़ दे और बाकी कुछ भी नहीं, भूखा मर जाएगा। तो मिट्टी भी भूखी मर गई। अगर उसको रियल में करना था, उसको असलियत में ऑर्गेनिक करना था, तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद किसानों के बीच में जानी चाहिए थी बात, रिसर्च के बाद। लेकिन सीधा बोल दिया कि ऑर्गेनिक कर दो। अब ऑर्गेनिक का केमिकल हटा दिया ऑर्गेनिक के नाम पे, और ऑर्गेनिक मैटर घुस दिया ही नहीं, और दिया नहीं तो प्रोडक्शन नीचे आई, और दुनिया में उनका सब कुछ कब्जा है। जैसे सब बता रहे हैं कि मीडिया भी उनका सब कुछ उनका है। और हल्ला क्या किया, ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है। ये एक सिनेरियो है कि परसेप्शन बनाया गया है समाज में कि ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, आप हमारे साथ आइए और करिए। केमिकल से ज्यादा पैदावार बिना केमिकल के और ऑर्गेनिक में देंगे। यानी जो भी आपको नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, शब्द पे नहीं जाना, यानी जहर मुक्त खेती में आप पहली बार पूरी पैदावार लीजिए। अगर ये काम, ये एक्सपेरिमेंट श्रीलंका की बजाय भारत में कर देते तो क्या होता। वो इतने मूर्ख नहीं है, उनको पता था भारत में कई अरब डॉलर का बिजनेस है, पूरे भारत पे एक्सपेरिमेंट कर दिया तो मर जाएंगे। श्रीलंका तो एक हरियाणा से भी छोटा राज्य है, देश है, तो उस पर 20, 30, 50, 100, 200 करोड़ का नुकसान तो वो आराम से इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले लेते हैं। तो ये जो स्थिति है कि जैसे आज मैंने जब खाना खाने के टाइम ऐसे रैंडमली लोगों से मिला, तो कई जगह ऐसी बात आई कि श्रीलंका में तो फूड क्राइसिस आ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ होता ही नहीं, पैदावार में तो आती है। हो गया जी, हो गया। तो मैं आखिर में एक बात ये कहूंगा, पिछले 10-12 साल से जब से मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना, एक बात थी, जैसे वो आपने देखा होगा सड़क किनारे कुछ गरीब औरतें या कोई भी आदमी, बच्चा एक चुंबक पे और एक रस्सी लगा के ऐसे घिसाता हुआ चलता है जमीन मिट्टी में, और जब घंटे 2 घंटे बाद देखते हैं कि उसके चुंबक पे बहुत सा लोहा चिपक जाता है। हमारे जैसे भाई देवेंद्र जी जैसे और यहाँ पे टीम बैठी है,
वो अपना चुंबक घिसा रहे थे पूरे 10-12 साल से, 15 साल से। लेकिन वो जब मैं जैसे काकोरी कांड और वो कांड हुए ना इतिहास में क्रांतिकारियों ने किए, मैं देवेंद्र बल्हारा भाई के उस कांड को भी कांड ही कहता हूं, चंडीगढ़ वाले को। ऐसा कांड हुआ, सारा का सारा लोहा उस चुंबक पे एक जगह चिपक गया। अब औकात किसी की कि कोई मेरे बच्चे की तरफ, कोई मेरे पड़ोसी के बच्चे की तरफ आंख उठा दे, कोई ये कह दे कि लगा देंगे हम। तो अब केवल एक ही चीज है, ज्यादा दूर नहीं जाते हुए मैं आप सबसे आह्वान यही करता हूं, मिट्टी में मिला दे मुझको, मैं जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, मिला मेरे कदम से कदम, फिर इस देखना इस देश में क्या हो नहीं सकता। आप सबको नमस्कार, राम राम।